नमस्ते। आपका स्वागत है। कंटेंट का आनंद लें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन कर लें। यह सब उस शुक्रवार को शुरू हुआ। जेसन ने पूरी सुबह अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी के साथ बिताई। एक अनजाना सा बोझ, जैसे कुछ होने वाला था और उसे अभी तक उसके असर का अंदाजा नहीं था। उसने काम पर ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग बार बार सुबह मेडिसन के साथ हुई बातचीत पर लौट रहा था। उसने कहा था कि वह उस रात अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है, जो आजकल उसकी बातों में आम था। बस उस दिन उसकी आवाज का अंदाज कुछ अलग था। जिस तरह वह उसकी आंखों में देखने से बच रही थी, उसमें कुछ अजीब था, जैसे उसे डर हो कि वह कुछ छिपा हुआ देख लेगा। वह जल्दी में थी, बेचैन थी और उसने अपना बैग ऐसे पकड़ रखा था मानो उसके अंदर कोई भारी राज छिपा हो। जेसन ने हर छोटी से छोटी बात पर गौर किया। ये छोटी छोटी बातें थीं, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसी चेतावनी बना रही थीं जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। लंच के समय तक वह किसी भी चीज पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था। यहां तक कि खाने का स्वाद भी जरूरी नहीं लग रहा था। वह मेडिसन की नजरों के बारे में सोचता रहा, जिस तरह वह किसी भी तरह के अपनेपन से बचती थी। और पिछले कुछ हफ्तों से जो जबरदस्ती की मुस्कुराहटें वह बिखेर रही थी, उसकी बेरुखी नई नहीं थी, लेकिन उस दिन सब कुछ एक अलग ही स्तर पर पहुंच गया था। उसके अंदर कुछ कह रहा था कि दोस्तों के साथ बाहर जाने की इस कहानी के पीछे और भी बहुत कुछ है। उसे नहीं पता था कि यह उसकी अंतरात्मा की आवाज थी या सिर्फ उसका वहम, लेकिन वह इंतजार करने को तैयार नहीं था कि सच खोज चलकर उसके पास आए। लंच खत्म करने के बाद उसने वह फैसला किया जो सब कुछ बदलने वाला था। हर दिन की तरह ऑफिस लौटने के बजाय उसने एक अलग रास्ता लिया और सीधा घर चला गया। उसने किसी को नहीं बताया, कोई मैसेज नहीं भेजा। वह अपनी आंखों से देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। रास्ते में उसका दिल एक बेसुरी धुन पर धड़क रहा था। तय किया गया हर मील उसके सीने की बेचैनी को बढ़ाता जा रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि वह ज्यादा सोच रहा है, लेकिन अनहोनी की आशंका कम नहीं हुई। इसके विपरीत यह हर सेकंड के साथ और मजबूत होती गई। जैसे ही वह अपनी गली के मोड़ पर मुड़ा, किसी चीज ने तुरंत उसका ध्यान खींचा। घर के पास शीशों पर काली फिल्म चढ़ी एक कार खड़ी थी, जैसे सही वक्त पर गायब होने का इंतजार कर रही हो। जेसन उस कार को फौरन पहचान गया। वह किसी पड़ोसी की या वहां से गुजरने वाले किसी की नहीं थी। वह उस मॉडल को अच्छी तरह जानता था, ठीक ठीक जानता था कि वह किसकी है। उसे देखते ही उसके पेट में एक अजीब सी ऐंठन उठी। वह तस्वीर ही काफी थी। ऐसा लगा जैसे जिंदगी खुद उसके चेहरे पर सच मल रही हो और उसे भागने का कोई मौका न दे रही हो। उसने अपनी कार आगे पार्क की, इतनी दूर कि कोई शक न हो। उसने अपना फोन पकड़ा, कैमरा चालू किया और पैदल घर के पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। वही दरवाजा जिसका इस्तेमाल वह हमेशा तब करता था जब वह किसी की नजर में नहीं आना चाहता था। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो मुंह से बाहर आ जाएगा। हर कदम के साथ हवा और भारी होती जा रही थी। दरवाजा खुला हुआ था, एक और साफ संकेत कि कुछ गलत है। घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो शुक्रवार की दोपहर के लिए लगभग परेशान करने वाली थी। जेसन ने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू रखी। उंगली स्क्रीन पर स्थिर थी और कमरों से गुजरता हुआ मुख्य हॉल तक पहुंचा। तभी उसे दबी हुई हंसी की पहली आवाज सुनाई दी। एक धीमी आवाज जो बेडरूम से आ रही थी। एक गहरी, अपनेपन से भरी हंसी। उसका खून जम गया। छोटी छोटी सांसें लेते हुए वह थोड़ा
खुले हुए दरवाजे के पास पहुंचा। एक हल्के से धक्के ने उसकी दुनिया को उसकी आंखों के सामने ढहा दिया। मेडिसन वहां थी, बिस्तर पर, उसका शरीर डेरेक के साथ लिपटा हुआ था। डेरेक फॉस्टर, वह दोस्त जिसे वह भाई मानता था, उसका भरोसेमंद बिजनेस पार्टनर, वह आदमी जो उसके घर परिवार की तरह आता जाता था। दोनों पूरी तरह से एक दूसरे में खोए हुए थे, बिना किसी शर्म के ऐसे हंस रहे थे जैसे वे दुनिया के मालिक हों। जेसन मोशनलेस खड़ा रहा, फोन की स्क्रीन से सब कुछ देखता रहा, उस घिनौने दृश्य के हर सेकंड को रिकॉर्ड करता रहा। ऐसा था जैसे उसका दिमाग यह मानने से इनकार कर रहा हो कि उसकी आंखों के सामने क्या है। वे दो लोग जिन पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करता था, इतनी बेशर्मी से सब कुछ तबाह कर रहे थे। दर्द उसे एक सटीक छुरी की तरह लगा, लेकिन गुस्सा उससे भी ज्यादा मजबूत था। उसने फोन ड्रेसर पर गिराया और डेरेक पर झपट पड़ा, इस धोखे के हर इंच को अपने हाथों से चीर डालने का इरादा किए हुए। वह चिल्लाया, आगे बढ़ा, लेकिन डेरेक घबराकर अपमानजनक तरीके से भाग गया। वह खिड़की की तरफ भागा और कूद गया, बिना कपड़े पहने ही भाग गया, पीछे एक कायर के निशान छोड़ गया। मैडिसन सदमे में बिस्तर पर सिकुड़ गई, उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कुछ कहने की कोशिश की, बेमतलब के शब्द बुदबुदाए, कहा कि उसने एक गलती की, कि यह एक कमजोरी का पल था। वह सिसकियों में छटपटाती रही, उस चीज को सही ठहराने की बेतहाशा कोशिश करती रही जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता था। लेकिन जेसन ने नहीं सुना। ऐसा था जैसे उस पल उसकी आवाज का कोई वजूद ही नहीं था। उसने दरवाजे की तरफ मजबूती से इशारा किया, बिना कुछ कहे। मेडिसन हताश होकर रुकने की भीख मांगने लगी, घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने लगी। उसने उसके पैर पकड़ने की कोशिश की, एक और मौके की भीख मांगी, लेकिन जेसन ठंडा बना रहा। उसने अलमारी खोली, उसके सूटकेस निकाले और एक एक करके उसके कपड़े ठूंसने लगा, बिना रोने या चीखने की परवाह किए। अंदर फेंका गया हर टुकड़ा उस जिंदगी का एक टुकड़ा था जिसे वह दफनाने पर तुला हुआ था। जब उसने काम पूरा कर लिया तो वह सूटकेस को सामने के दरवाजे तक घसीट कर ले गया और बिना पीछे देखे उन्हें बरामदे में फेंक दिया। मेडिसन जो बचा था उसे लेकर चली गई, ऐसे रो रही थी जैसे आखिरकार उसे समझ आ गया हो कि उसने कितना बड़ा नुकसान किया है। जेसन ने दरवाजा जोर से बंद कर दिया, सारे ताले लगा दिए और वहीं खड़ा रहा। उसका सीना अभी भी गुस्से और नफरत से जल रहा था। उसने फोन उठाया, रिकॉर्डिंग बंद की, डिवाइस को बंद कर दिया और वहीं खड़ा रहा, लिविंग रूम के खालीपन को घूरता रहा, जहां घर का हर कोना अब उस धोखे का बोझ उठाए हुए लग रहा था। उसकी खुशबू अभी भी हवा में थी। दीवारों पर लगी तस्वीरों में ऐसी यादें थीं जिनका अब कोई मतलब नहीं रह गया था। जेसन रोया नहीं, उसने बस एक गहरी सांस ली, यह जानते हुए कि उस दोपहर ने एक पूरी जिंदगी का अंत कर दिया था। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा, और यह चाहे जितना भी दर्दनाक हो, यह तो बस पहला कदम था। अगली सुबह जब जेसन उठा तो उसके शरीर में कोई भारीपन नहीं था। वह कम सोया था, लेकिन इतना कि एक दृढ़ दिमाग के साथ जाग सके। धोखे की वह तस्वीर, जो पिछली रात एक जानलेवा चोट की तरह लग रही थी, अब एक ईंधन का काम कर रही थी। कॉफी बनाते समय वह जानता था कि मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। यह जाहिर था कि मेडिसन खुद को समझाने की कोशिश करेगी, ठीक वैसे ही जैसे डेरेक अपनी कायरतापूर्ण फरारी के बावजूद ज्यादा देर तक चुप नहीं रहेगा। और ठीक वैसा ही हुआ।
जैसे ही उसने अपना फोन चालू किया, वह दर्जनों नोटिफिकेशंस, मिस्ड कॉल्स, मैसेज, ईमेल से भर गया। मेडिसन बात करने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। उसने लिखा कि उसे सब कुछ साफ करने का एक मौका चाहिए, जैसे कि जो कुछ उसने देखा था उसके बाद समझाने के लिए कुछ बचा हो। दूसरी ओर डेरेक ने ठंडे मैसेज भेजे, उनकी लंबी दोस्ती का वास्ता देते हुए, यह कहते हुए कि जल्दबाजी में कोई फैसला करने से पहले वह कम से कम उसकी बात सुन ले। जेसन ने हर शब्द को उस व्यक्ति की शांति से पढ़ा जो गुस्से से आगे बढ़ चुका था। यह एक प्रिडिक्टेबल फिल्म देखने जैसा था, जहां सभी डायलॉग रटे रटाए थे। जवाब देने के बजाय उसने सब कुछ आर्काइव कर दिया। वह जानता था कि ये मैसेज जल्द ही काम आएंगे। वह कानूनों को अच्छी तरह जानता था और ठीक से समझता था कि उन्हें अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। एक जल्दी से शावर लेने के बाद वह तैयार हुआ और अपने वकील के ऑफिस गया, जो तलाक के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने अपने पास मौजूद सारे सबूत पेश किए, रिकॉर्ड की गई तस्वीरें, मैसेज, कॉल लॉग्स, सब कुछ विस्तार से, सब कुछ समय के साथ। हर विवरण ने स्पष्ट रूप से व्यभिचार और विश्वास के उल्लंघन को दिखाया। जिस राज्य में वह रहता था, वहां का कानून अभी भी व्यभिचार को एक कॉन्टेस्टेड तलाक आदि के आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति देता था। यह सब कुछ जल्दी और निर्णायक रूप से हल करने का एक अनोखा मौका था। जेसन को ज्यादा कुछ समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। सबूत खुद बोल रहे थे। कुछ ही दिनों में याचिका सभी विवरणों के साथ दायर की गई, ताकि मेडिसन किसी भी चीज का विरोध न कर सके। वह संपत्ति को छू भी नहीं सकती थी, क्योंकि घर और कंपनी शादी से पहले हासिल किए गए थे, जो केवल उसके नाम पर दर्ज थे। इसके अलावा शादी के दौरान उसके अपने व्यवहार ने किसी भी दावे की संभावना को समाप्त कर दिया। जब प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, जेसन ने अपने प्लान के दूसरे हिस्से पर ध्यान लगाया। कुछ और भी था जिसे उसी ठंडक के साथ हल करने की जरूरत थी। डेरेक अभी भी कंपनी में एक पार्टनर था, भले ही एक छोटे हिस्से के साथ। इस विवरण को नजरअंदाज करना असंभव था। वे व्यवसाय, खाते और अनुबंध साझा करते थे, लेकिन जेसन ठीक से जानता था कि नियंत्रण खोए बिना इस स्थिति से कैसे बाहर निकलना है। उसने कंपनी के उपनियमों को ध्यान से फिर से पढ़ा और उस शर्त को देखकर मुस्कुराया जो उसने सालों पहले डाली थी, जिसमें पहले इनकार के अधिकार की भविष्यवाणी की गई थी। यह एक ऐसा पत्ता था जिसे उसने छिपा कर रखा था, और अब इसे खेलने का सही समय था। सब कुछ तैयार होने के साथ उसने डेरेक के साथ चुभती नजरों से दूर एक तटस्थ स्थान पर एक मीटिंग तय की। वह हाथ में अनुबंध लेकर एक वकील के साथ पहुंचा और सीधे मुद्दे पर आया। उसने अनुबंध के अनुसार कंपनी में डेरेक के हिस्से के लिए एक उचित रकम की पेशकश की। उसने शर्तों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया, बातचीत के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डेरेक दबाव में और बिना किसी तर्क के प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि इसे मना करना बेकार होगा। कुछ ही मिनटों में उसने कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए, अपनी हिस्सेदारी स्थानांतरित कर दी और आधिकारिक तौर पर उस साझेदारी को समाप्त कर दिया जो कभी दोनों के लिए गर्व का स्रोत थी। जेसन के लिए वह पल प्रतीकात्मक था। यह सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं था, यह उनके बीच किसी भी संबंध का निश्चित अंत था। उन कागजों पर डेरेक के हस्ताक्षर उसके लिए अपराध और कायरता का एक मौन स्वीकारोक्ति थे। वह उठा, हस्ताक्षरित अनुबंध उठाया और बिना एक भी शब्द कहे चला गया। डेरेक पीछे रह गया, एक खोई हुई नजर के साथ, जैसे कोई अपनी ही गलतियों के सामने अपनी दुनिया को ढहते हुए देख रहा हो। आने वाले दिनों में
जेसन ने तलाक की प्रगति का उसी अनुशासन के साथ पालन किया जो वह हमेशा अपने व्यवसाय पर लागू करता था। हर सुनवाई एक जीत थी। मेडिसन बिल्कुल भी बहस नहीं कर सकी। सबूत जबरदस्त थे। जज ने दस्तावेजों की समीक्षा की, रिकॉर्डिंग सुनी और फैसला सुनाने में देर नहीं लगाई। शादी आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गई। घर जेसन के पास रहा। कंपनी पहले से ही पूरी तरह से उसके नाम पर थी। मेडिसन अदालत से केवल शर्म और उन सभी चीजों की यादें लेकर निकली जो उसने नष्ट कर दी थीं। दूसरी ओर जेसन संपत्ति या हस्ताक्षरित कागजात से कहीं ज्यादा कुछ लेकर निकला। वह इस विश्वास के साथ निकला कि उसने अपनी जिंदगी पर फिर से नियंत्रण पा लिया है। हर चाल की गणना की गई थी। हर फैसला सावधानीपूर्वक विस्तार से सोचा गया था। अब बिना पत्नी या बिजनेस पार्टनर के वह आखिरकार अपनी मर्जी से आगे बढ़ने के लिए आजाद था। कम ही लोग जानते थे कि उस शांत चेहरे और स्पष्ट शांति के पीछे अभी भी कुछ योजनाएं थीं जिन्हें अंजाम देना बाकी था। ऐसी योजनाएं जो जल्द ही दिखा देंगी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कंपनी में डायरेक्ट की हिस्सेदारी खरीदना तो बस शुरुआत थी। जेसन सिर्फ साझेदारी भंग करने और तलाक को अंतिम रूप देने से संतुष्ट नहीं था। उसने जो विश्वासघात सहा था, उसने सारी हदें पार कर दी थीं और वह कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि सब कुछ ऐसे ही खत्म हो जाए जैसे यह व्यापार की दुनिया में एक और चूक हो। उसके अंदर कुछ था जो बदला चाहता था। घायल अहंकार की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से कि कैसे डेरेक ने सालों से ईमानदारी की एक छवि बनाई थी, जबकि असल में वह एक नकाब पहने हुए था। जेसन ने पुराने अनुबंधों, ईमेल एक्सचेंजों, मीटिंग के मिनट्स की समीक्षा करने में कई दिन बिताए। कुछ भी जो यह साबित कर सके कि डेरेक के कामों ने कंपनी को सीधा नुकसान पहुंचाया है और उसे ज्यादा खोजना नहीं पड़ा। पढ़े गए हर दस्तावेज के साथ टुकड़े एक लगभग डरावने तरीके से एक साथ जुड़ते गए। ऐसे फैसलों के रिकॉर्ड थे जो डेरेक ने सभी भागीदारों की जानकारी के बिना लिए थे। उन सप्लायर्स का पक्ष लिया था जिनके साथ उसके व्यक्तिगत संबंध थे। इसके अतिरिक्त जेसन ने महसूस किया कि विश्वासघात के कारण हुए घिसाव ने कंपनी की बाजार स्थिति को भी प्रभावित किया। कुछ पुराने ग्राहकों ने आंतरिक घोटालों से घिरी कंपनी के साथ काम करने में असुविधा का हवाला देते हुए अनुबंध करना बंद कर दिया था। सब कुछ हाथ में होने पर जेसन ने फिर से अपने वकील से सलाह ली। उसने विस्तार से बताया कि डेरेक के कामों का कंपनी की छवि पर आंतरिक और बाह्य दोनों तरह से क्या प्रभाव पड़ा। अनुभवी वकील ने कहानी सुनकर मुस्कुराया। उसने कहा कि इसके लिए एक कानूनी रास्ता है, एक मुकदमा जो एक विशिष्ट कानून पर आधारित है, जो कंपनियों को जानबूझकर किए गए हस्तक्षेप से बचाता है, जो उनके संचालन को नुकसान पहुंचाता है। इसे व्यापारिक संबंधों में जानबूझकर हस्तक्षेप कहा जाता था। जेसन को ठीक यही चाहिए था। मुकदमा सर्जिकल प्रिसीजन के साथ दायर किया गया। हर दस्तावेज संलग्न, हर मैसेज, हर रिकॉर्डिंग। जेसन ने सब कुछ उजागर कर दिया। यह विस्तार से बताया कि कैसे विश्वासघात सिर्फ एक व्यक्तिगत मुद्दा नहीं था, बल्कि एक ऐसी चाल भी थी जिसने कंपनी की प्रतिष्ठा को कमजोर कर दिया। अदालत ने मामला प्राप्त किया और कुछ हफ्तों बाद पहली सुनवाई निर्धारित की गई। डेरेक को बुलाया गया और जज के सामने उसने एक गंभीर और प्रतिबद्ध व्यवसायी का व्यवहार बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे सबूत पेश किए गए, उसका भाव बदलने लगा। रिकॉर्डिंग ने एक साधारण विवाहेतर संबंध से कहीं ज्यादा दिखाया। उन्होंने एक दोहरे व्यवहार का खुलासा किया, जहां डेरेक ने बैठकों को छिपाने के लिए कार्यस्थल का इस्तेमाल किया, ग्राहकों को दूसरी ओर मोड़ा और बातों बातों में कंपनी की छवि को अंदर से कमजोर किया।
पूर्व कर्मचारियों की गवाहियां, जिन्होंने उसके द्वारा बनाए गए जहरीले माहौल की पुष्टि की, मामले के लिए महत्वपूर्ण थीं। डेरेक के बचाव पक्ष ने तर्क देने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि यह सब दो पूर्व भागीदारों के बीच एक व्यक्तिगत निपटान था। लेकिन हर प्रयास को जेसन द्वारा इकट्ठा किए गए मजबूत सबूतों द्वारा आसानी से ध्वस्त कर दिया गया। जज हर विवरण पर ध्यान देते हुए ने स्पष्ट कर दिया कि वह वाणिज्यिक संबंधों में जानबूझकर हस्तक्षेप का एक गंभीर मामला देख रहा था। कई दिनों की गहन सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया। डेरेक कुक ड्रेक को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने से मिली पूरी रकम लौटाने का आदेश दिया गया। इसके अतिरिक्त अदालत ने वित्तीय और नैतिक दोनों तरह के नुकसान के लिए एक भारी जुर्माना लगाया। रकम इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों के लिए अपनी पूरी व्यक्तिगत संपत्ति को जोखिम में डाले बिना इसे चुकाना असंभव होगा। जेसन ने तुरंत फैसले का जश्न नहीं मनाया। वह जानता था कि डेरेक का पतन अभी शुरू हुआ है। जैसे ही यह खबर फैली, डेरेक के पास जो कुछ पेशेवर संपर्क बचे थे, वे भी दूर होने लगे। जो दरवाजे कभी उसके लिए आसानी से खुल जाते थे, वे एक-एक करके बंद होने लगे। कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना नहीं चाहता था, जिसके रिकॉर्ड पर इस तरह का दाग हो। जब डेरेक अपने पतन से जूझ रहा था, जेसन ने अपना ध्यान मैडिसन की ओर लगाया। तलाक पहले ही हो चुका था, लेकिन वह जानता था कि अभी एक आखिरी घाव को उजागर करना बाकी है। पुराने दस्तावेजों को व्यवस्थित करते समय व्यक्तिगत वित्त की सावधानीपूर्वक समीक्षा के दौरान जेसन को कुछ ऐसा मिला जो कहानी का रुख बदल देगा। अनुबंधों और बैंक रिकॉर्डों के बीच उसने विश्वासघात के सामने आने से कई महीने पहले मैडिसन द्वारा किए गए संदिग्ध लेन देन की एक श्रृंखला की खोज की। महत्वपूर्ण रकमें एक अज्ञात खाते में स्थानांतरित की गई थीं, हमेशा अस्पष्ट विवरणों और कमजोर औचित्य के साथ। उत्सुक होकर जेसन ने जांच के लिए एक विशेष फॉरेंसिक अकाउंटेंट को काम पर रखा। परिणामों से पता चला कि मैडिसन ने संयुक्त खातों से पैसे निकालकर तीसरे पक्ष के नाम पर खोले गए एक निजी फंड में डाले थे, जिसका एकमात्र उद्देश्य अलगाव के लिए दायर करने से पहले संसाधनों को छिपाना था। स्थानांतरण सावधानीपूर्वक नियोजित किए गए थे, जो पूरे 1 साल के दौरान धीरे धीरे किए गए थे। उसने किसी भी न्यायिक समझौते की पहुंच से बाहर एक तरह का गुप्त रिजर्व बनाया था। यह झटका सीधे तौर पर विश्वासघात से संबंधित नहीं था, लेकिन यह दिखाता था कि मैडिसन सब कुछ सामने आने से बहुत पहले एक वित्तीय हमले की साजिश रच रही थी। वह जितना संभव हो सके लेकर शादी छोड़ने के लिए तैयार थी, और विश्वासघात तो बस एक बहुत बड़ी योजना का ट्रिगर था। जेसन ने सभी रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड और लेन देन की रसीदें इकट्ठा की। गबन किए गए हर पैसे का दस्तावेजीकरण किया गया था, और इस सामग्री के साथ उसने उसके खिलाफ एक नया मुकदमा दायर किया, जिसमें उस पर धोखाधड़ी और शादी के दौरान संपत्ति छिपाने का आरोप लगाया गया। इस नए मुकदमे ने ठोस सबूतों के आधार पर मैडिसन को और भी बदतर स्थिति में डाल दिया। अदालत में उसे वह सारा पैसा लौटाने के लिए मजबूर किया गया जो उसने छिपाया था। इसके अलावा भारी जुर्माना और कानूनी लागत भी चुकानी पड़ी। हार अपमानजनक थी। उसने न केवल वह खो दिया जिसे वह बचाने की कोशिश कर रही थी, बल्कि सार्वजनिक रूप से बेईमान और अवसरवादी के रूप में भी बदनाम हो गई। जेसन ने मामला बंद होने पर महसूस किया कि उसने आखिरकार अतीत के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं। यह मामला एक स्थानीय स्कैंडल बन गया। मैडिसन, जिसने एक दुखी शादी की शिकार के रूप में अपनी छवि फिर से बनाने की कोशिश की थी, अपनी प्रतिष्ठा को सार्वजनिक और निश्चित रूप से नष्ट होते देखा। सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हो गया कि उसने न केवल धोखा दिया,
बल्कि वित्तीय रूप से लाभ उठाने के लिए एक सोची समझी तरीके से काम किया। जज ने उसे जिम्मेदार ठहराने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसे एक महत्वपूर्ण मुआवजा देने का आदेश दिया। अंत में जेसन ने अपना खोया हुआ हर पैसा वसूल कर लिया और अतिरिक्त मुआवजा भी प्राप्त किया। कई लोगों के लिए परिणाम एक ठंडी जीत की तरह लग सकता था, लेकिन उसके लिए यह दर्द और निराशा के एक चक्र का अंत था। डेरेक अपनी सारी संपत्ति खो चुका था। उसे अपने कर्ज चुकाने के लिए संपत्तियां और वाहन बेचने पड़े। मेडिसन, जो अब दिवालिया हो चुकी थी, उससे पुराने दोस्त भी दूर रहने लगे, जिन्होंने घोटाले से दूरी बनाना पसंद किया। दूसरी ओर जेसन चुप रहा। उसने इस मामले पर सार्वजनिक रूप से एक भी शब्द नहीं कहा। वह बस सब कुछ अपने ही वक्त पर बिखरते हुए देखता रहा, बिना किसी जल्दबाजी के। उसकी हर चाल की गणना की गई थी, जैसे शतरंज के खेल में, जहां प्रतिद्वंद्वी को तब तक पता नहीं चलता कि वे हार गए हैं, जब तक कि शह और मात ना हो जाए। सब कुछ अपनी जगह पर था, और जो कोई नहीं जानता था, वह यह था कि जेसन के पास भविष्य के लिए अभी और भी योजनाएं थीं। ऐसी योजनाएं जिन्हें वह सही समय पर प्रकट करने तक छिपा कर रखेगा। समय एक तूफान की तरह गुजरा, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जाता है और फिर गायब हो जाता है। केवल वही छोड़ जाता है जो खड़े रहने के लिए काफी मजबूत हो। उस दिन को 2 साल बीत चुके थे, जब जेसन ने सब कुछ खत्म कर दिया था। चेहरे, आवाजें और यहां तक कि दर्द भी अब उसकी दिनचर्या में कोई जगह नहीं रखते थे। ऐसा था जैसे उन्हें फाड़कर याददाश्त के किसी भूले बिसरे कोने में फेंक दिया गया हो। शहर में हमेशा की तरह गपशप होती थी, लेकिन उसके लिए केवल एक ही चीज मायने रखती थी, किसी से भी आवाज उठाए बिना एक जंग जीतने का एहसास। इस बीच डेरेक की जिंदगी पूरी तरह से एक आपदा में बदल गई। उसने संभलने की कोशिश की, लेकिन हर कोशिश के साथ और दरवाजे बंद होते गए। पुराने संपर्क गायब हो गए। निवेशक उससे बचने लगे। दोस्तों ने रिश्ते तोड़ लिए। कर्ज जमा होने लगे, और एक एक करके उसके पास जो संपत्ति बची थी, वह सिर्फ मुकदमे से आए फैसलों को चुकाने के लिए जल्दबाजी में बेच दी गई। संपत्तियां, कारें, यहां तक कि छोटी कंपनियों के शेयर जो उसने सालों में खरीदे थे, सब कुछ चला गया। वह आदमी जो कभी श्रेष्ठता के भाव के साथ घूमता था, अब छोटे मोटे काम करके जी रहा था। एक ऐसे शहर में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था जो उसके पतन की हर तफसील जानता था। कैफे में, बातचीत में उसका नाम अहंकार और लापरवाही के एक उदाहरण के रूप में आता था। जेसन को ये कहानियां सुनने में कोई आपत्ति नहीं थी। वह जानता था कि यह सब बस उस व्यक्ति का स्वाभाविक परिणाम था जिसने गलत रास्ता चुना और अपने आसपास के लोगों को धोखा देते हुए हांसा। मैडिसन ने एक अलग रास्ता अपनाया, लेकिन वह भी उतना ही क्रूर था। मुकदमा हारने के बाद उसे अपने व्यक्तिगत सामानों में से जो कुछ बचा था, उसे उन कर्जों को चुकाने के लिए बेचना पड़ा जो उसने सालों में जमा किए थे। जो दोस्तियां कभी उसका सहारा थीं, वे गायब हो गईं। धीरे धीरे लोग उसे एक स्वार्थी और ठंडी औरत के रूप में देखने लगे, जो उन घोटालों से चिह्नित थी जिन्हें उसने खुद हवा दी थी। उसने एक और आदमी के साथ अपनी जिंदगी फिर से बनाने की कोशिश की, जिससे वह उस जबरदस्ती की नई शुरुआत के दौरान मिली थी। वह इस नए रिश्ते से अपनी आखिरी उम्मीद के रूप में चिपक गई कि वह हार की उस छवि से बच सकेगी जो उसका पीछा कर रही थी। पहले तो यह रिश्ता उस पुनर्जन्म की तरह लगा जिसकी वह लंबे समय से चाहत रखती थी। लेकिन जैसे जैसे महीने बीतते गए, इतिहास ने खुद को दोहराया। उसे पता चला कि जिस आदमी के साथ वह घर साझा करती थी, उसके दूसरी औरतों के साथ संबंध थे। विडंबना यह है कि जिस तरह का धोखा उसने रचा था,
अब वही उसके सामने फिर से चल रहा था, बस इस बार वह कहानी के दूसरी तरफ थी। पड़ोसी सड़कों पर लगातार झगड़ों, इस नए रिश्ते में अक्सर होने वाले घोटालों के बारे में कानाफूसी करते थे। मेडिसन अविश्वास, ईर्ष्या और एक ऐसे खालीपन से घिरी हुई जी रही थी जिसे न तो विलासिता और न ही क्षणिक प्रेम भर सकता था। इस बीच जेसन एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसे कई लोग ईर्ष्या के योग्य मानते। सभी मुकदमों को हल करने और कंपनी का नाम पूरी तरह से साफ करने के बाद उसे एक ऐसा ऑफर मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अपनी आक्रामक बातचीत की रणनीति के लिए जाने जाने वाले एक मल्टीनेशनल ग्रुप ने उसकी पुनर्निर्मित कंपनी को खरीदने के लिए करोड़ों डॉलर की रकम की पेशकश की। उसने स्वीकार करने से पहले लंबा और कठिन सोचा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद करने का यही सही समय था। सौदे पर दस्तखत कर सारा कामकाज सौंपने के बाद जब उसके खाते में एक मोटी रकम आ गई, तो उसने एक आखिरी फैसला किया। उसने अपना सामान बांधा और एक नई जिंदगी शुरू करने के इरादे से मियामी चला गया, ताकि पीछे छूटी हर चीज का नामो निशान मिट जाए। वहां उसने एक बड़ेदा सा घर खरीदा, जहां कोई उसका नाम या उसकी कहानी नहीं जानता था। उसने बिना किसी बड़े दिही ख्वाहिश के एक छोटा सा कारोबार शुरू किया, सिर्फ इसलिए ताकि उसका दिमाग मसरूफ रहे और दिल को सुकून मिले। उसके दोस्तों का दायरा भी छोटा था, जिसमें सिर्फ वो लोग थे जो उसकी इज्जत आज के जेसन के लिए करते थे, न कि उसके अतीत की कामयाबियों के लिए। लेकिन एक बात थी जिससे ज्यादातर लोग अनजान थे। अपने इस बाहरी सुकून के बावजूद जेसन दूर से अपने फैसलों के नतीजों पर नजर रखे हुए था। एक शाम डिनर पर शहर से गुजर रहे अपने बचपन के दोस्त से बात करते हुए उसने एक ऐसी बात सुनी जो गुजरे हुए कल का एक उपसंहार बनकर उसके कानों में पड़ ही थी। दोस्त ने हंसते हंसते जिक्र किया कि मेडिसन को उसके मौजूदा पार्टनर ने धोखा दिया था। उसने बताया कि जिंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद अब वो कड़ी ढहवाहट से भरी एक नाखुश जिंदगी जी रही थी। एक ऐसे रिश्ते में कैद जिसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं थी। जेसन के चेहरे पर हैरानी का कोई भाव नहीं आया। वो बस खामोशी से सुनता रहा और अपना खाना खाता रहा। डिनर के आखिर में जब उसने अपना गिलास उठाया, तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए एक बात कही। वो शब्द किसी के लिए नहीं थे, लेकिन उनमें उसकी पूरी जिंदगी का तजुर्बा समाया हुआ था। उसने बिना किसी जल्दबाजी के, सामने दूर तक देखते हुए, पूरी शांति के साथ खुद से कहा, ठीक वैसे जैसे कोई अपने रास्ते की कीमत समझ गया हो, किसी का आशियाना तोड़ने वाले को देर सबेर अपनी ही बर्बादी की राख समेटनी पुड़ी डाहती है। और बस इसी के साथ उसने अपनी जिंदगी के उस अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया, बिना किसी अफसोस के, सिर्फ इस यकीन के साथ कि कुछ जीतों को तालियों की गूंज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि असली इनाम तो उस सुकून में है जो सिर्फ खामोशी दे सकती है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। अगर आपको यह पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अगली बार फिर मिलेंगे।